हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है आपका सीटेट एसएसटी पेपर 2 का सेकंड क्लास। जी हाँ, सीटेट एसएसटी इसका एक क्लास हम कर चुके हैं। सीटेट सोशल साइंस भी कह लो, सीटेट सोशल स्टडीज कह लो, सामाजिक अध्ययन जो भी आप कहना चाहते हैं। सीटेट एसएसटी पेपर 2 तो एक क्लास कल किया था, जबरदस्त क्लास था। आपका फीडबैक मैंने पढ़ा, कमेंट इतने जबरदस्त आए थे कि मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है। और जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी है वो एक बार इसमें कमेंट करके बताना मजा आया कि नहीं आया। कल की क्लास में आपको मजा आया या नहीं आया, एक बार कमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे पता चले। और आज की जो क्लास है ये इतनी जबरदस्त होने वाली है, मतलब आज की क्लास कल से भी एक नंबर ऊपर रहेगी। ऐसा नहीं लगेगा आपकी आपको आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या कोई किताब पढ़ रहे हो या कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं लगेगा आपको। ये वीडियो देखते हुए ऐसा लगेगा जैसे एक ब्रह्मांड से, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे आप विजिट कर रहे हो, घूमते फिर रहे हो, इस दुनिया के रहस्य जान रहे हो। मतलब इतना इंटरेस्टिंग क्लास होगा कि बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा दिमाग पे और चीजें आपको याद हो जाएंगी, पेपर आपका क्लियर हो जाएगा हैंड टू हैंड। इतने जबरदस्त तरीके से क्लास को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है ना, वीडियो देखते देखते चीजें याद हो जाएंगी आपको एकदम चुटकियों में। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ऐसी एसएसटी आपने जिंदगी में कभी पढ़ी ही नहीं होगी। इतनी मजेदार तरीके से आपने एसएसटी नहीं पढ़ी होगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब एसएसटी की टेंशन नहीं होगी, एसएसटी को पढ़ने में मजा आएगा। आप इंतजार करोगे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, अब देखते जाओ आप। तो चलिए शुरू करते हैं। और कल की क्लास देखने के लिए आपको YouTube पे सर्च करना है सीटेट एसएसटी पेपर 2। तो आपके सामने ये कल की क्लास आ जाएगी, यहां से जाके देख लेना। उसके अलावा मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो वहां से भी जितनी क्लासेस आएंगी वहां से आप देखते रहेंगे, ठीक है। बाकी इसके साथ में नोट्स जरूर पढ़ते रहें, क्योंकि लिखित में भी आपको पढ़ना जरूरी है और उसमें सारे पॉइंट्स आपको याद करते हुए चलने हैं, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता चले। नोट्स भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, मतलब पूरा पेपर ही नोट्स में से फंस जाता है। तो नोट्स तो कंपलसरी आप पढ़ ही लो, है ना। इसको तो रट्टा मार लो। ये ऐप है एस ए टीचर अकेडमी, इस पे जाके इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। वहां पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, फर्स्ट पेपर के भी, सेकंड के भी, सीटेट के। तो वहां से डाउनलोड करके अपना पढ़ना स्टार्ट करो। इसके साथ में फिर आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, कुछ भी अलग से कोई मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट सिलेबस आपका नोट्स में से हो जाएगा। तो जबरदस्त से भी जबरदस्त तैयारी आपकी इसमें हो जाएगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो कल हमने पढ़ा था पृथ्वी की संरचना, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, है ना। पृथ्वी को अगर गहराई में खोदोगे तो अंदर से क्या क्या चीजें निकलेंगी, वो सब चीजें हमने कल पढ़ा था। कौन कौन सी परतें होती हैं आपकी, वो पढ़ा था, है ना। आज उससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। चलो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, जल्दी फटाफट लाइक हो जाना चाहिए। आपके लाइक के अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। देखो तो आपके लाइक से ही मोटिवेशन आता है, अच्छा लगता है ना। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, तो लाइक्स रुकने नहीं चाहिए आपके। जल्दी फटाफट लाइक हो जाने चाहिए, कम से कम 5000 लाइक तो आए, है ना। तो अभी जितने लोग भी देख रहे हैं जल्दी लाइक करो। देखो कल जो पढ़ा था हमने, एक्चुअल में एक बार मैं आपको बताऊं तो हमने ये पढ़ा था कल, है ना। पर्पटी क्या होती है, महाद्वीपीय संहति क्या होती है, पृथ्वी के अंदर इस तरह से क्या क्या चीजें होती है ना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका शैल और खनिज। तो शैल से आपके प्रश्न, दो तीन प्रश्न आपके आते ही हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, ऐसा कोई प्रीवियस पेपर नहीं मिलेगा जिसमें शैल से प्रश्न ना आ रहे हो। इस बार भी आया था, इस बार शैल चक्र से आया था। तो वो चीज भी आगे पढ़ेंगे अभी। तो इसमें से कुल मिला के ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें, तो पहले मैं छोटा सा इंट्रो दूंगा, फिर उसके बाद में एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे बात करें तो पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी हुई है। परपटी क्या है, जो ऊपरी भाग है ना। पृथ्वी जो है, हमारा जो गोला है, उसका जो सबसे ऊपरी भाग है, जो मिट्टी वाला भाग है ना। जो मिट्टी है, सबसे पहले अगर हम जमीन को खोदेंगे तो मिट्टी आएगी, उसके बाद में पानी आता है, पानी के नीचे फिर हमारा जो है, हम नीचे जाएंगे, पत्थर कंकड़ वगैरह इस चीजें। उसके नीचे क्या है, हमारा परपटी के नीचे मेंटल है ना। दूसरी परत क्या है, मेंटल, जो कि बहुत ज्यादा गर्म होती है। मतलब नीचे से फिर क्या हो गया, अब आपका नीचे नीचे गर्म। पृथ्वी के अंदर बीच में अगर देखोगे ना तो सिर्फ आग ही मिलेगी आपको। क्योंकि अगर हम पढ़े, पहले भी हमने बचपन से पढ़ा है कि पृथ्वी पहले आग का गोला हुआ करती थी, ये सब आपको पता है ना। क्योंकि पृथ्वी कहां से बनी, सूरज से। सूरज में आपका जो है विस्फोट हुआ, उससे ही टुकड़े टूट करके ग्रह बने। तो ग्रह जब बने सूरज से बने, तो इसका मतलब वो आग का गोला ही था एक तरह से। तो धीरे धीरे लाखों वर्षों में ठंडा होता चला गया। ठंडा होने के बाद जो है धीरे धीरे उस पर बर्फ जमा हुआ, पानी आया, फिर मौसम चेंज हुए, इस तरह से बन के जो है आज ये धरती तैयार हुई है जिसपे जीवन है। वरना अगर पहले की बात करोगे तो संभव ही नहीं था, मतलब कल्पना भी नहीं थी कि पृथ्वी पे जीवन हो पाएगा। तो पृथ्वी आग का गोला है, तो इसकी ऊपरी सरत तो ऊपरी सतह जो है वो तो ठंडी हो गई, है ना। ऊपरी सतह पे बर्फ जमा, फिर वो बर्फ पिघला, तो उससे महासागर बने। महासागर बने, बाकी जमीनें बन गई, जो आपके जो बाकी चीजें थी। तो इसके अंदर
अगर बात करें तो पृथ्वी के मध्य भाग में यानी कि पृथ्वी के कोर में अगर जाओगे तो वहां आज भी आग ही है, दहकता हुआ लावा, पिघली हुई चीजें, पिघली हुई चट्टानें, मतलब वहां पे जाना संभव नहीं है। तो वो चीजें पृथ्वी के अंदर आज भी मौजूद है, जो कि हमने कल देखा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये जो पृथ्वी का मध्य भाग होता है, तो ये पूरा आग का है। अगर इसको बीच से काटोगे तो बीच वाला भाग जो है पूरा आग का गोला है। तो इसी तरह से इसी से रिलेटेड है आगे का टॉपिक, इसलिए मैं इंट्रो दे रहा हूँ आपको। तो पृथ्वी की जो परपटी है, जो सबसे ऊपरी सतह है, वो किससे बनी हुई है? शैलों से। और शैल क्या है एक्चुअल में? पत्थर है। नॉर्मल भाषा में अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल भाषा में समझो, कल्पना करो आप कि जो पत्थर हैं, जैसे कि पहाड़ देखते हो ना आप लोग, पहाड़ तो देखे हैं सबने, पहाड़ में क्या होता है? पत्थर और मिट्टी तो होते हैं। तो पत्थर और मिट्टी जो है वही आपके शैल है, वही है। जो जमीन पर रेत बिखरा हुआ है, मिट्टी, वो भी शैल है। ये अलग अलग प्रकार की शैल हैं, इन्हीं को आज देखेंगे आगे। तो पृथ्वी की परपटी जो है, परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। क्या कह रहे हैं? देखो खनिज क्या है? खनिज आपके पदार्थ हैं प्राकृतिक रूप से, जैसे कि रेत है, रेत भी अपने आप में एक खनिज है। पेट्रोल है, खनिज है। कोयला है, जो प्राकृतिक रूप से कोयला निकलता है, वो भी खनिज है। मिट्टी है आपकी, वो भी खनिज है आपका, है ना? तो जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, ये खनिज पदार्थ हैं एक तरह से। अब इन खनिज पदार्थों से मिल करके शैल का निर्माण होता है। मान लीजिए बारीक मिट्टी है ना? बारीक मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, उसको अगर हम भिगो करके, जमा करके और उसको एक प्रेशर डाल के, उसके ऊपर दबाव डाल के उसको एक परत बना दें, है ना? एक पपड़ी बना दें, इस तरह की एक पपड़ी बना दी हमने, जैसे कि मान लीजिए हमारी स्लेट होती है, तो वो क्या कहलाएगी? वो शैल हो गई एक तरह की। तो उसको उससे मिलके आपकी शैल बन जाती है। अब आगे क्या है कि ये शैल जो है वो विभिन्न प्रकार की, आकार की और गठन की हो सकती है। अलग-अलग आकार हो सकते हैं, अलग-अलग कलर हो सकते हैं उसके। अब मुख्य रूप से शैल जो है वो 3 प्रकार की है, जो सबसे ज़्यादा पेपर में आता है आपका, इन्हीं से आता है कि शैल, आग्नेय शैल कौन-सी है, कायांतरित कौन-सी है, यही चीज़ है, ये समझने वाली है। 3 प्रकार की शैल होती हैं आपकी। नंबर 1 आपकी होती है आग्नेय शैल, और ये क्रम अनुसार है। जो प्राकृतिक रूप से सबसे पहले शैल बनेगी, वो आग्नेय शैल ही बनेगी। तो सबसे पहली आपकी आग्नेय शैल, इग्नियस इसको इंग्लिश में कहते हैं, याद रखना, रख सकते हो, बाकी हिंदी मीडियम वालों को जरूरत नहीं है। अब सादी शैल दूसरे नंबर की। तीसरी है आपकी कायांतरित शैल। कायांतरित का दूसरा नाम एक और है रूपांतरित, याद रख सकते हो, जरूरत है, क्योंकि कई बार हो सकता है आपका जो है पेपर में रूपांतरित दे दे। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया आपका? रूपांतरित शैल। तो ये 3 प्रकार की शैल है आपकी। अब ये कैसे कैसे बनेगी, इसको ध्यान में रखना है। देखो, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। तो पेपर में अगर आपसे पूछे प्राथमिक शैल कौन सी होती है और 4 ऑप्शन दे दे, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल, कायांतरित शैल, तो कौन सी होगी? आग्नेय शैल प्राथमिक होती है ना? प्राथमिक शैल सबसे पहले बनेगी, इसलिए प्राथमिक। अब ये आग्नेय शैल जो है, ये 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। तो अंतर्भेदी बहिर्भेदी पे बाद में जाएंगे, पहले यही समझते हैं कि आग्नेय शैल है क्या एक्चुअल में। अब देखो ध्यान से, कभी ज्वालामुखी का वीडियो देखा है? ज्वालामुखी कैसे फटता होगा? तो यहाँ देख लो आज, अगर नहीं देखा। ये जमीन होती है प्राकृतिक रूप से, और जो जमीन के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी का जो हमारा जो ग्रह है, उसके बीच में क्या है? आग है। अब ये जो आग है, जो पृथ्वी के अंदर जल रही है, या पिघला हुआ, एक तरह से पिघला हुआ द्रव्य पदार्थ, द्रव पदार्थ उसके अंदर जो है हलचल करता रहता है, इस तरह का, ये देख रहे हो, ये आग है। नरक की आग है ये, दोजख की आग है ये, समझ लो, है ना? उससे भी ज्यादा खतरनाक। तो ये है, तो ये जो आग है, ये पृथ्वी के बीचों बीच है। अब जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, गैस बनेगी ना, देखो, गैस, आग जलेगी तो गैस बनेगी, है ना? आपका चूल्हा देखा है आपने, चूल्हे में आग जलती है तो गैस बनती है ना? उसी प्रकार से ट्रेन का इंजन में आग जलाते हैं, गैस बनती है। आग से गैस बनेगी, और गैस से क्या होगा? दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा। तो जहां पर जमीन की सतह पतली हो जाती है, इसीलिए समुद्र के आसपास ज्यादा जो है ये ज्वालामुखी फूटते हैं, है ना? क्योंकि वहां पे सतह पतली है। तो जहां पे जमीन की सतह पतली होगी और कमजोर होगी, वहां से ये पिघला हुआ जो लावा है, पिघला हुआ जो द्रव पदार्थ है, आग है जो, ये जमीन को फाड़ करके बाहर आ जाती है। जमीन को फाड़ करके बाहर निकल जाती है ये आग। और आजकल, अब तो पृथ्वी ठंडी हो गई है, अगर आज से जाएंगे हम 10,000, 20,000, या उससे भी पहले चले जाएं हम, मान लो 50,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, उस टाइम पे ज्यादा गर्मी थी पृथ्वी पे, तो उस टाइम तो आपके ये जो है जगह जगह पे ज्वालामुखी फटा करते थे। और ये ज्वालामुखी जो फटते हैं, तो ये जमीन के भीतर से जो पिघला हुआ लावा है, ये बाहर निकल के आ जाता है, जैसे यहाँ पे देख लो आप, ये बाहर निकलेगा, फिर निकल के इस तरह से बहते हुए चला जाएगा, बहते हुए चला जाएगा।
और बाहर बह करके जहां से ये फूटा है उसके चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा, है ना, फैलता रहेगा। और फिर जब बाहर आ गया ये पृथ्वी पे, तो इसकी गर्मी धीरे-धीरे कम होती चली जाती है। यानी कि ये धीरे-धीरे ठंडा होता चला जाता है। अब बाहर का मौसम है, बारिश भी पड़ेगी, बाहर का मौसम है, हवा भी लगेगी, है ना? पृथ्वी के बीच में ही तो गर्म था ये। जैसे पृथ्वी से बाहर आया तो क्या हुआ? ठंडा होता चला गया। ठंडा होगा तो जमेगा। जैसे हम जैसे लोहे की वो बनाते हैं ना लुहार, लोहे के बर्तन बनाते हैं या लोहे के औजार, तो हथौड़ा भी बनाते हैं तो पैसे पहले लोहे को पिघलाया जाता है। अब जो जब लोहे को पिघला हुआ देखोगे तो ऐसा ही हो जाता है वो सेम। तो पिघलाने के बाद उसको क्या करते हैं, फिर वो एक ढांचा होता है उसमें पलट देते हैं और फिर वो धीरे-धीरे ठंडा होके ठोस हो जाता है। तो सेम यही चीज़ है, ये लावा धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा होते चले जाएगा और ये जम जाएगा। जब ये जम जाएगा, तो इससे पहाड़ों का निर्माण होता है या चट्टानों का निर्माण होता है। क्योंकि ये ऐसा नहीं ना कि 1 बाल्टी 2 बाल्टी निकलेगा, ये निकलता है ट्रक भर-भर के। जब एक जगह ज्वालामुखी फटता है ना, तो इतना सारा निकलता है कि जिस जगह पे फटेगा वहाँ पे एक पहाड़ का निर्माण हो जाएगा। वहाँ पे पहाड़ बन जाते हैं। कुछ छोटे लेवल पे भी होते हैं, जो छोटे सिर्फ पठार बनाते हैं थोड़ा-सा, लेकिन कुछ जगहों पे तो पहाड़ ही बन जाते हैं इसके। तो ये जो आजकल आप पहाड़ देखते हो ना कि जाओ भाई हिमालय में और उत्तराखंड में फ़ोटो खींचने जाते हो, है ना? मज़े लेते हो ना पहाड़ों पे जाके, वाह! क्या मज़े आ रहे हैं। एक्चुअल में पहाड़ क्या है पता है ना? यही है पहाड़ ये। पहले ज्वालामुखी फटा है, उसी से पहाड़ों का निर्माण हुआ है। तो ये पहाड़ ऐसे ही बने हैं और ये जो हमारा जो जो ज़मीन है जिस पे हम रह रहे हैं आज, ये ज़मीन क्या है? ये लावा है। क्योंकि पहले ये नीचे से जो निकली जो आग निकला और उसके साथ में जो पदार्थ निकले वही जम करके क्या बन गई, ये धरती बन गई है आपकी, अगर पुराने इतिहास पढ़ोगे आप। तो यही है वो। अब ये जो जब आपका निकला है लावा ज़मीन से और ऊपर आके इकट्ठा हो गया है और ये पहाड़ या जो भी चट्टान बनी है, इस चट्टान को ही आग्नेय चट्टान कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? देखो अब पढ़ो यहाँ पे। क्या आप ज्वालामुखी के से निकलने वाले लावे की कल्पना कर सकते हो? वास्तव में आग की तरह लावा द्रवित मैग्मा होता है। तो लावा को दूसरा नाम क्या है? मैग्मा जो कहेंगे हम इसको, इसका ये लावा ही है एक तरह से। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ गया, ठीक? जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होने लगेगा और ठंडा होके ठोस हो जाएगा। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं, ठीक है? इसको आग्नेय शैल कहेंगे, लेकिन बहिर्वेदी क्यों कहा? क्योंकि ये भेद करके पृथ्वी को भेद के बाहर आ चुका है। तो बाहर आ गया इसलिए इसको क्या कह दिया हमने? बहिर्वेदी आग्नेय शैल कह दिया। अब तो नहीं भूलोगे ज़िंदगी में कभी कि बहिर्वेदी आग्नेय शैल क्या होते हैं? अब नहीं भूलोगे, मुझे नहीं लगता कि अब आप भूलोगे, है ना? जो लावा बाहर निकला है वो ठंडा होके जमा हो गया, उसी को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कह दिया। अब इसकी संरचना बहुत महीन दानों से होती है, मतलब छोटे-छोटे कण होते हैं इसमें। एक्चुअल में जो मैंने अभी शुरुआत जहाँ से की थी कि बारी-बारी रेत के कण होंगे इसमें, इसमें आपके सोने के कण होंगे, इसमें आपके हीरे के कण होंगे, इसमें आपके बहुत-बहुत कीमती चीज़ें होती हैं, इसमें संगमरमर के कण होंगे। हालाँकि संगमरमर बाद में बनता है, इसमें नेचुरल रूप में नहीं रहता वो, तो इसमें रिलेट मत करना उसको। तो इसमें पेट्रोलियम भी हो सकता है, तेल हो सकता है, पुराने पेड़-पौधों के जीवाश्म हो सकते हैं, जो पहले हुआ होंगे अब खत्म हो गए हैं, डायनासोर्स खत्म हो गए हैं, उनके जीवाश्म हो सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें छोटे-छोटे कण रहेंगे। उदाहरण के लिए बेसाल्ट का जो दक्कन पठार है, वो बेसाल्ट शैलों से बना है। अब देखो ये क्या था? ये है आपका बेसाल्ट का दक्कन पठार। देखने में क्या लग रहा है? अपने आप में बहुत बड़ी पहाड़ियाँ हैं, है ना? लग रहा है ना मज़ा आ रहा है देखने में। इस पे घूमने भी जा सकते हो, यहाँ खड़े होके फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। लेकिन किससे बना है पता है ना? इससे बना है, इससे बना है। अगर उस टाइम पे चले जाते, जब ये निकल रहा होता तो लौट के नहीं आते बेटा, है ना? देखो, तो ये बना है इससे, बेसाल्ट दक्कन पठार, देखो और ये दिखने में कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। मतलब इसके जो पत्थर होंगे वो इस तरह के होंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, इस तरह की चीज़ें आपकी होंगी इसमें, ठीक है? तो ये समझ में आया कुछ आपको? चलिए, उसके अलावा अब आगे बढ़े हम, तो द्रवित मैग्मा इसे मत देखो, पहले मेरी बात सुनो आप, तभी आपको बात समझ में आएगी। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि ये जो ज्वालामुखी है, ये फट करके बाहर आ गया। अब बाहर जमा हो गया, तो क्या हुआ वो आग्नेयशैल बन गई बहिर्वेदी। लेकिन ये लावा जब धरती से बाहर निकलना स्टार्ट होता है, तो पूरा बाहर नहीं निकलता। अब जैसे अगर इसका फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझें, एक टंकी में नल में पाइप लगाओ, है ना? जैसे आपने गाड़ी धोई है कभी टंकी की पानी से, मतलब नल की टंकी में हमने जो है नल में पाइप लगाया, उस पाइप को अपनी कार के पास लेके गए या बाइक के पास और उसको ऐसे धोते हैं हम, ठीक है? अब मैं यहाँ पे धो रहा हूँ और धोते-धोते लाइट चली जाए या किसी ने स्विच बंद कर दिया तो पानी आना रुक जाएगा उसमें? पानी नहीं आएगा। लेकिन
वो उस पाइप के अंदर अगर देखोगे जहां से वो पाइप आ रहा है उस पाइप के अंदर पानी रह जाता है। अगर उस पाइप को खाली करोगे कम से कम 2-3 लीटर पानी या 5 लीटर पानी निकल जाएगा उस पाइप के अंदर से। समझ में आ रही है बात? उसके मुंह से पानी निकलना बंद हुआ है लेकिन पाइप के अंदर अभी भी पानी है। सेम वही चीज, जिस छेद से या जिस जगह से लावा बाहर आ रहा था, बाहर निकलना बंद हो गया प्रेशर के कारण, लेकिन उस छेद के अंदर अभी भी लावा मौजूद है। समझ में आ रही है बात? जो निकल रहा था नीचे से, ऐसा नहीं कि वो जगह खाली हो गई होगी, उस जगह में तो लावा है, बाहर निकलना बंद हो गया ऊपर से मुंह से। तो नीचे जो जमीन के अंदर लावा बचा है, जैसे कि यहाँ पे समझो आप, अब जैसे ये जमीन है आपकी, तो यहाँ से इस तरह से लावा निकल रहा था बाहर को, है ना? ये लावा निकल रहा था फूट फूट के, तो यहाँ से आए यहाँ से रहा था, आए यहाँ से रहा था, ठीक है, जमीन के अंदर से। तो यहाँ से निकलना बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ जमा हो गया, ये फैल भी जाता है ये इधर उधर। तो ये जो है, ये भी तो लावा है, वही चीज है जो बाहर निकल गया। अब जो बाहर निकल गया वो बहिर्भेदी आग्नेय शैल, और जो अंदर रह गया वो अंतर्भेदी आग्नेय शैल। बात समझे? जो बाहर निकल गया बहिर्भेदी आग्नेय शैल, जो जमीन के अंदर रह गया, अंदर रह के भी ठंडा ही हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल गहराई में नहीं है। जो गहराई में जो पृथ्वी का कोर है वहां तो गर्म है, लेकिन उससे बाहर अगर आ गया ना समुद्र तल के आसपास, ये जो हमारी परपटी की लंबाई है 35 किलोमीटर तो है ना, तो उसी के अंदर अगर रह गया तो ठंडा होना ही होना है वो, क्योंकि पृथ्वी तो ठंडी है। तो वो ठंडा हुआ यहाँ वाला, तो ये पृथ्वी के परत के नीचे है इसलिए अंतर्भेदी, ये बाहर है इसलिए बहिर्भेदी। तो बाहर वाला बहिर्भेदी आग्नेय शैल, अंदर वाला अंतर्भेदी आग्नेय शैल, ये है। देखो, तो द्रवित मैग्मा कभी-कभी भूपर्पटी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार के बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कह देंगे, ठीक है? इसको कह दिया हमने अंतर्भेदी आग्नेय शैल। धीरे-धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े-बड़े दानों का रूप ले लेता है ना? बड़े-बड़े मतलब ये ठंडा होगा, इस पे प्रेशर भी पड़ेगा, तो एक तरह से ये भी पहाड़ की तरह ही बन जाता है। जब हम जमीन खोदते हैं तो नीचे से पत्थर निकलते हैं, बहुत जगहों पे कहते हैं ना जमीन पथरीली है, पहाड़ों के नीचे देखोगे, पहाड़ के पास वाली जो जमीनें होती है वहां पथरीली जमीन होगी। तो ऐसी बहुत जगहों पे पथरीली जमीनें हैं। तो ये पथरीली जमीनें होती हैं जो दाने बन जाते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। ये अगर देखोगे आप, देख रहे हो, यहाँ पे खुदाई चल रही है, ये जमीन को खोद करके इसकी सतह, जमीन की सतह यहाँ है। ये पेड़ दिख रहे हैं आपको? मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ इसको, अगर हो जाए तो। 1 मिनट रुको। कहाँ है भाई जूम वाला ऑप्शन? हाँ, देखो ये दिखा आपको, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं आपको, तो ये पेड़ दिख रहा है, ये है इसकी एक्चुअल सतह, यहाँ एक इसकी एक्चुअल सतह ऊपर है, यहाँ यहाँ जमीन है हमारी। तो इन्होंने खुदाई की है ये नीचे तक का, इन्होंने खोदा है जमीन को, ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तो मैंने खैर ज्यादा बोल दिया, लेकिन कुछ हद तक मतलब 1 किलोमीटर तक की हद तक ये खोद सकते हैं, और खोद करके जो है ये क्या कर रहे हैं, खोद करके नीचे से, ये पत्थर हैं सब जो आपकी टाइल्स होती हैं, जो आप घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं फर्श बिछाने के लिए। फर्श बिछाने के लिए जो टाइल्स इस्तेमाल कर रहे हो आप, जिसको टाइल्स जो रंग बिरंगी ये मस्त वाली चिकनी वाली आती हैं, ये क्या है, ये ग्रेनाइट है। और ये क्या है, ये अंतर्बहिदी शैल है। कौन सी? जो ज्वालामुखी नीचे ही ठंडा हो गया उससे बनी है ये आपके, जो आपके घरों में टाइल्स बिछ रही हैं उससे बनी है। तो ये है ग्रेनाइट एक्चुअल में, ठीक है? समझ में आई बात अब आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है देखो, दो तरह की पढ़ ली हमने, वैसे एक तरह की है उसके दो प्रकार हैं। आग्नेय शैल पढ़ा है, उसके दो प्रकार है, एक अंतर्भेदी जो अंदर रह गई, जो बाहर आ गई वो बहिर्भेदी। अब जो बाहर आ गई है उससे क्या होता है, जो पहाड़ है ऊपर जो आ गई है वो जो शैल, वो टूटने लगती है। आपने देखा है पहाड़ खिसक जाते हैं, देखा होगा ना, वीडियोस आती है कि बरसात के मौसम में पहाड़ टूट कर जो है वो नीचे खिसक गए, सड़क बंद हो गई है, मसूरी जाने का रास्ता बंद हो गया है ना, केदारनाथ जाने का रास्ता बंद हो गया है। तो पहाड़ जो है वो टूटते रहते हैं, और टूट करके क्या होगा, वो नीचे आ जाएंगे, नीचे होगा बारिश होगी, बारिश के साथ बह के चले जाएंगे, दूसरी जगह पे चले जाएंगे, होगा ऐसा, यानी कि दूसरी जगह चले गए। तो देखो, शैल जो है वो लुढ़क करके, चटक करके, या एक दूसरे के साथ में टकराएंगी और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहेंगे हम? अवसाद कहेंगे। पहला सवाल तो यहीं से बनेगा, अवसाद क्या होते हैं? अवसाद शैलों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, है ना? जो शैल टूट जाती हैं, लुढ़क करके नीचे आती हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े क्या है? अवसाद है।
जैसे कि इस फोटो में देखो, ये पहाड़ है ऊपर, ये नीचे छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, रेत बिखरा हुआ सा दिख रहा है आपको, तो इससे टूट टूट के ये नीचे बिखरते हुए चले जाते हैं, समझ रहे हो? तो ये जो नीचे बिखरते जा रहे हैं, ये टुकड़े अवसाद हैं, और इस अवसाद से जब ये हवा से या जल से, जल के साथ बह के चले जाएंगे नीचे, हवा के साथ उड़ के, जो ज्यादा बारीक होंगे वो हवा के साथ में चले जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, और वहां पर जाकर क्या होगा, ये जमा हो जाएंगे। भाई नीचे जाके भी तो जमा ही होने हैं, प्लेन जगह पे जब आ जाएंगे, जब ये नीचे जाकर के जमा हो जाएंगे, उस जमा होने के बाद ये अदृढ़ अवसाद दबकर या कठोर होकर शैल की परत बनती है, बनाते हैं। फिर से क्या करेंगे, ये छोटे छोटे टुकड़े जब जहां जाके इकट्ठा होंगे, वहां पे फिर से एक परत जम जाएगी, वहां पे इकट्ठे होके ये एक जगह इकट्ठे होके जम जाएंगे, और उससे क्या बनेगा, अवसादी शैल। समझ रहे हो? चीज यही है, बस इसके छोटे छोटे टुकड़े टूट करके नीचे गए और वहां जाके इकट्ठा हो गए, उसको क्या कहेंगे, अवसादी शैल। तो अवसादी शैल, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, तो ये भी अवसादी शैल। यहाँ पे आप देखोगे, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, वे खुदाई कर रहे थे, तो वो खुदाई जो थी वो नेचुरल वाली चीज थी, जो आग्नेय शैल है, वो नेचुरल पत्थर थे ऊपर वाले, है ना, ये वाले, ये नेचुरल है। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये बने हैं। इससे ये ऊपर से जो रुढ़क रुढ़क के आए हैं, रेत पानी के साथ बह के रेत आया है, उससे बने हैं ये। तो ये खोद करके यहाँ से बलुआ पत्थर निकाल लिए जाते हैं। इनका भी इस्तेमाल इमारतों में, घरों में, बहुत जगहों पे इनका इस्तेमाल होता है। तो बलुआ पत्थर क्या है आपका, बलुआ पत्थर है आपका अवसादी शैल। और इन शैलों में पौधे हो सकते हैं, पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहते रहे हैं, उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में तैयार हो गया, ये तो इसमें तो 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल लग सकते हैं बनने में, है ना? तो इसके जो ये रेत की जमीन है, रेतीली जमीन है, इसके ऊपर लोग रहे होंगे, इसके ऊपर जानवर रहे होंगे, पेड़ भी उगे होंगे कभी ना कभी, तो वो पेड़ खत्म हो गए, उसके जीवाश्म इसी में समा गए। इसीलिए कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीवाणुओं के या जानवरों के जो जीवाश्म है, वो भी इनके अंदर समाहित हो सकते हैं। सिंपल बात है। तो क्या समझ में आया हमें? एक तो हमें समझ में आया आग्नेय शैल, आग्नेय शैल टूट करके क्या बनी, अवसादी शैल, लुढ़क करके वो दूसरी जगह पे पहुंच गई, तो क्या बनी, अवसादी शैल। अवसादी शैल, और ये दो बन गई आपकी, ठीक है, ये दो चीजें बनी। अब इन दो चीजों से बनेगी आपकी रूपांतरित शैल। कैसे बनेगी उसको समझते हैं। आग्नेय शैल और अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि ये पहाड़ है आपका, जो आग्नेय शैल से बना है, जिसको काट काट के हमने जो है अपना घरों में पत्थर लगा लिए, या जो भी चीज है उसको इस्तेमाल कर लिया। अगर इस पे बहुत ज्यादा, जैसे बहुत साल हो गए, मतलब 1000 साल हो गए, 2000 साल हो गए, 3000 साल हो गए, तो उस पर प्रेशर तो बन रहा है ना। अब इतनी भारी चीज है तो आपस में प्रेशर तो बनेगा उस पे, तो प्रेशर लगने से चीजों की आकृति में बदलाव आता है, और चीजों में रूप में भी बदलाव आता है ना? अगर आप एक उदाहरण के लिए सिंपल तरीके से अगर मैं इसको एक उदाहरण दूं आपको, ईंट बनती कैसे है, जो घरों में ईंट इस्तेमाल करते हो कैसे बनती है, मिट्टी से बनती है। मिट्टी कितनी कमजोर होती है, ऐसे हवा में उड़ा दो उसको, लेकिन हमने क्या किया, उस मिट्टी को पानी में मला, गारा बनाया उसका बहुत बढ़िया करके, फिर उससे ईंटी का आकार बनाया, ईंट का बिल्कुल। फिर कच्ची ईंट है उसको धूप में सुखाया, धूप में सुखाने के बाद हमने आग के अंदर उसको पकाया, आग के अंदर, तो दबाव डाला ना, उस पे प्रेशर डाला, तापमान बढ़ाया, है ना, तापमान बढ़ाया, उच्च ताप और दाब बढ़ाया उस पे, तो उससे क्या बन जाता है, वो ठोस ईंट बन चुकी है। अब ईंट में और मिट्टी में कितना फर्क है, लेकिन हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। ये प्रोसेस अगर नेचुरल तरीके से ही हो रहा हो हजारों सालों में, तो नेचुरल तरीके से परिवर्तन आएगा चीजों में, परिवर्तन हुआ तो कायांतरित शैल बन गई वो, यानी कि उसके रूप में। अब समझो इसको कैसे, जैसे हम पहले देखा हमने आग्नेय शैल जो है, जो ग्रेनाइट है, जो, तो वो काले रंग की है ना, और वो पत्थर खूबसूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद में जब इस पे प्रेशर पड़ते रहा, तो ये चेंज होके क्या बन गया आपका, संगमरमर। ये भी पहाड़ है, ध्यान से देखो इसको, ये संगमरमर का पूरा पहाड़ है। आप सोचोगे संगमरमर का पत्थर कितना महंगा होता है, ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है ना, लेकिन संगमरमर का पहाड़ ही अगर देखने को मिले, कितना खूबसूरत होगा, कितना मजा आएगा उसको देखने में। इस पे हाथ भी लगाओगे ना, तो बड़ा फील अच्छा होगा आपको, है ना। तो ये किससे बना है, ये बना है आपका चूना पत्थर से, जो चूने के पहाड़ हैं, जो चूना पत्थर है उससे संगमरमर में परिवर्तन आ गया आपका। और जो चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी भी आप तरह की एक शैल है ना, चिकनी मिट्टी भी जो आपकी है, उस पे जब दबाव पड़ता रहता है, तो उससे क्या बन जाता है, ये स्लेट, ये वाला पत्थर बनता है, जो आपने बचपन में स्लेट देखी है, उस पे हम चौक से लिखते थे, व्हाइट चौक से, वो चीज है, वो चीज बनती है इससे।
तो अब हमें एक बात जो समझ में आई वो ये है कि आग्नेय शैल और अवसादी शैल दो, पहले नंबर पे बनी आग्नेय शैल, वो टूट करके बिखर करके दूसरे स्थान पे चली गई, बनी अवसादी शैल। अब इन दोनों पे जब दाब पड़ा और ताप बढ़ने लगा तो फिर बनी रूपांतरित शैल। तो ये 3 प्रकार की शैल हैं और ये 3 प्रकार की ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क बनाने में, घर बनाने में और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। पत्थरों का उपयोग खेलों में भी किया जाता है। पहले बचपन में खेलते थे हम। तो कंचे होते हैं जो, वो भी एक्चुअल में कांच है, तो वो भी शैल ही है एक तरह की कहीं ना कहीं से। तो बहुत सारी चीजें, ये तो नॉर्मल सी बात थी, है, इसे छोड़ो। अब जो आता है आपका वो होगा शैल चक्र क्या है। ये शैल चक्र क्या है इसको समझो। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है ना। तो एक दूसरे से शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही शैल चक्र कहते हैं। जैसे कि आग्नेय शैल से क्या बना, आग्नेय शैल से अवसादी शैल बन गई, अवसादी शैल से आपकी कायांतरित शैल बन गई। तो ये परिवर्तन जो हो रहा है वही आपका शैल चक्र है। तो अब देखो कैसे कैसे होगा। द्रवित मैग्मा जो है आपका, जो लावा है, वो ठंडा होकर आग्नेय शैल बन गया और आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके क्या बन गया, अवसादी शैल बन गया। और अवसादी और आग्नेय दोनों पे ही जब तापमान और दबाव बढ़ाएंगे तो आग्नेय और अवसादी दोनों ही शैलों से कायांतरित शैल बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जब अत्यधिक दाब और ताप और ज्यादा बढ़ता रहे तो क्या होगा, जो कायांतरित शैल बनी है वो भी पिघल जाएगी। जब तापमान हद से ज्यादा बढ़ेगा तो जो लास्ट में कायांतरित शैल बनी है वो भी पिघल जाएगी। और अगर पिघल जाएगी तो क्या बन जाएगा पिघल करके, लावा। और लावा क्या है, आग्नेय शैल। तो जहां से शुरुआत हुई वहीं पे द एंड, और जहां से खत्म हुआ वहीं से फिर से शुरुआत। अब देखो इसको चक्र से समझो। ये निकला लावा, है ना। लावे से क्या बनी, एक बनी आग्नेय शैल, एक बनी आग्नेय शैल। आग्नेय शैल से क्या बना आपका, आग्नेय शैल से अवसाद, यानी कि अवसादी शैल, अवसादी शैल, ये ठीक है। अवसाद और अवसादी शैल। और आग्नेय शैल से आपकी कायांतरित शैल भी बन सकती है, क्योंकि कायांतरित शैल आग्नेय शैल से डायरेक्टली संगमरमर बना है ना, तो कायांतरित शैल भी डायरेक्ट बन सकती है ना। फिर अगर ये इस पे ज्यादा दबाव पड़ेगा तो ये पिघल करके फिर से मैग्मा बन जाएगी। अब शायद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, अगर बात करें, लावा है सबसे पहले। लावा से क्या बना आपका, आग्नेय शैल बनी, है ना। सबसे पहले आग्नेय दो प्रकार की हैं, वो छोड़ दो, दो प्रकार की सिर्फ आग्नेय लेते हैं। आग्नेय शैल बनी, आग्नेय शैल से क्या बनी हमारी, जब वो टूट टूट के जो है दूसरे रूप में गई तो उससे क्या बना हमारा, अवसादी शैल। अवसादी शैल बनी, जब ये टूट टूट के दूसरे स्थान पे गई तो क्या क्या बना, अवसादी शैल बनी। अवसादी शैल बनी, लेकिन इसी से जब आग्नेय शैल जो है, जो ओरिजिनल है, उसी पे जब दबाव पड़ता रहेगा तो उसने भी अपने आप को परिवर्तित कर दिया। इसमें संगमरमर बन गया, स्लेट बन गई। तो ये क्या है जो बनी है उससे दबाव से, यह कायांतरित। कायांतरित इससे भी बन रही है और अवसादी शैल से भी बन रही है, ठीक है। कायांतरित दो प्रकार से बन रही है, क्योंकि इससे डायरेक्टली बन रही है और इससे एक बार स्टेप में, अगर इसको यहां से यहां लिखूं मैं, यहां से भी बनी और इसी से भी कायांतरित बनी। कायांतरित दोनों से बन सकती है, दोनों के रूप में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो कायांतरित आग्नेय से डायरेक्टली भी बन रही है और आग्नेय से अवसादी में टूट टूट के बनी और अवसादी से डायरेक्टली फिर कायांतरित भी बनी। अब ये लास्ट में दोनों ही कायांतरित बची। अगर मैं इन दोनों को बहुत ज्यादा गर्मी पैदा कर दें तो इनसे क्या बन जाएगा, लावा। यानी कि इनसे क्या बना, लावा। तो दोबारा कहानी वहीं से नहीं शुरू हो गई फिर से। तो इस पूरे चक्रण को क्या कहते हैं, इस पूरे चक्रण को कहते हैं हम शैल चक्र कह रहे हैं इसको, ठीक है, शैल चक्र। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई। देखो शैल क्या है आपका, शैल विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी हुई है और खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं आपके। खनिज क्या होता है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। आपका रेत, आपकी मिट्टी, आपका पेट्रोलियम, आपका कोयला, ये सारी चीज क्या है, सभी खनिज हैं आपके, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह किया जाता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब चीजें हैं। इनका उपयोग उद्योगों में किया जाएगा, औषधि यानी दवाइयों में किया जाएगा, उर्वरक यानी कि खाद के रूप में किया जाएगा।
लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सब आपके क्या है, खनिज पदार्थ हैं आपके। तो खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थों से क्या बनती है, शैल बनती है। खनिज पदार्थ उससे भी छोटी चीज है। देखो अब इसका अगर एक बार रिवीजन मारना चाहो छोटा मोटा मार लो, फिर मैं आपको प्रश्न देने वाला हूं कुछ। रिवीजन तो वैसे काफी हो ही गया है, प्रश्नों पे आते हैं डायरेक्टली, छोड़ो। रिवीजन काफी हो गया, क्योंकि इतने ज्यादा रिवीजन मुझे लगता है मैंने हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में जाके बताया है। देखो अगर यहाँ पे बात करें तो पृथ्वी की 3 परतें कौन-कौन सी हैं? ये प्रश्न कल वाली जो हमारी थी, कल वाला टॉपिक जो था वो इससे रिलेटेड था, इसलिए कल प्रश्न नहीं दिए थे आपको, तो उससे भी प्रश्न आज की वीडियो में रहेंगे। पृथ्वी की 3 परतें कौन-कौन सी हैं आपकी, है ना? पता है आपको, पर्पटी, दूसरी कौन सी है आपकी मेंटल, और तीसरी कौन सी है आपकी क्रोड, ठीक है? पीएमसी, याद है ना? पीएमसी। अब शेल क्या है आपका, बताओ शेल क्या है? तो यहीं पे जो अभी मैंने शुरू में आपको बताया था, शेल क्या है आपकी, पृथ्वी की परपटी जो है वो आपकी, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों से के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। यानी कि खनिज पदार्थों से जो ठोस चीज बनेगी उसको आप क्या कह देंगे, उसको शेल कह देंगे आप, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। अब इसके आगे के सवालों के जवाब देंगे आप लोग, ठीक है? अब 3 प्रकार की शैलो शैलो के नाम लिखो, कमेंट में जवाब देंगे इसका आप सब लोग, ठीक है? उसके बाद बताएं तो बहिर्भेदी और अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे हो रहा है, उसको टाइम लगेगा आपको, हाँ मुझे पता है कमेंट लिखने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, 2 मिनट निकालो, 5 मिनट निकालो, लेकिन इसके आंसर करो, तभी आपका ये कंफर्म हो पाएगा कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो आपको याद हुई है या नहीं हुई है। चाहे वीडियो को पीछे करके देख सकते हो एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें, लेकिन इसके आंसर आप लोग जरूर देंगे। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देंगे आप। शैलों का उपयोग क्या है, कायांतरित शैल क्या है, इसके आंसर देंगे आप लिख के कमेंट में। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव वाले ये हैं, द्रवित मैग्मा से बने शैल कौन सा है, अब बताओ। द्रवित मैग्मा से आग्नेय शैल बनेगा, अवसादी बनेगा, या कायांतरित बनेगा, चलो बताओ। तो द्रवित मैग्मा क्या है आपका, लावा जो धरती से निकल रहा है, और उससे सबसे पहले कौन सी बनती है, आग्नेय शैल, पहले नंबर पे आग्नेय शैल। द्रवित मैग्मा वही तो है जो आपके जमीन से लावा निकला है, और उससे सबसे पहले कौन सी बनेगी, आग्नेय शैल। कायांतरित अवसादी तो इसके बाद बनेगी ना, इसी से बनेगी, तो सबसे पहले है ये। पृथ्वी की सबसे भीतरी सतह कौन सी है आपकी, सबने कल पढ़ लिया था, कौन सी है सबसे भीतरी होगी, क्रोड सबसे भीतरी है, ठीक। सोना, पेट्रोलियम और खनिज, सॉरी, सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण है, शैल के, खनिज के, या जीवाश्म के, इसका आंसर बताओगे कमेंट में आप लोग। शैल जीव जिसमें जीवाश्म होते हैं, कौन सी ऐसी शैल है जिसमें जीवाश्म हो सकते हैं, अवसादी शैल में, कायांतरित में, आग्नेय शैल में। पूरी पीठ अभी हमने इसी वीडियो में ये पढ़ा है, ये मत कह देना कि बताया नहीं है, ये सारी चीजें अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है बताओ, परपिटी, मेंटल, क्रोड, ये कल वाली वीडियो में पढ़ा था, ये भी आप आंसर कमेंट में बताओगे। चलो बाकी रहने दो, आज के लिए इतना काफी है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना मत छोड़ना, लाइक जरूर करो, चाहे घर में 10 फोन है 10 से करो, लाइक नहीं रुकने चाहिए। और कमेंट करके मुझे बताना जरूर कैसी लगी वीडियो, फीडबैक देना। और फिर उसके बाद में हम जो है मिलते हैं आपको। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर जरूर करना वीडियो को, व्हाट्सएप स्टेटस पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, जहां पे भी कर सकते हो, फैला दो वीडियो को, जहां तहां जहां फैला सकते हो फैलाओ। इतनी मेहनत की है यार, तो लोगों तक पहुंचने के लिए की है ना, अगर आप पहुंचाओगे नहीं आगे तो फिर मेरी मेहनत, मुझे भी डिमोटिवेशन होगा, फिर मुझे लगेगा यार लोग तो देख नहीं रहे हैं, लोगों तक जा ही नहीं रही है वीडियो, फिर मैं बनाना ही बंद कर दूंगा, सीधा बात, डिमोटिवेशन हो जाता है, मजा नहीं आता। तो इसको ज्यादा वायरल करो, पहुंचाओ ना लोगों तक, और लाइक करो और शेयर करो। चलिए मिलते हैं आपको फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।